वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास तक हमने प्री मेंडलिज्म पढ़ा और मेंडलिज्म को स्टार्ट किया। मेंडेलियन एरा में हमने पहले बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था। मेंडल ने कौन से कैरेक्टर्स लिए थे पी प्लांट में, मेंडल के वर्क के नॉन रिकॉग्निशन के क्या रीजंस थे, सक्सेस के क्या रीजंस थे, और पी प्लांट क्यों एक आइडियल एक्सपेरिमेंटल मॉडल था। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब हमने ये भी देख लिया था कि मेंडल ने कौन सी टेक्निक और किन स्ट्रैटेजीज के थ्रू अपना वर्क किया था। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कि मेंडल ने कैसे कैसे काम किया। स्टूडेंट्स, हमने जब मेंडल की सक्सेस के कारण पढ़े थे तो उसमें मैंने आपको एक रीजन बताया था कि मेंडल स्टडीड 1 और 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। मेंडल ने 1 बाय 1 एक कैरेक्टर या ज्यादा से ज्यादा 2 कैरेक्टर, ऑफ कोर्स विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, को स्टडी किया था। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं कि कैसे मेंडल ने 1 कैरेक्टर एट अ टाइम को स्टडी किया। दैट मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। सो लेट्स राइट डाउन द हेडिंग एंड दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। अब इसका पहले मतलब समझिए, कुछ भी रटना नहीं है, हर चीज को समझ के चलना है। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि हमारा कोई भी कैरेक्टर मतलब लेट्स से प्लांट की हाइट, वो एक जीन कंट्रोल करता है और उस जीन के 2 ऑल्टरनेट फॉर्म्स होंगे, यानी 2 अलील्स होंगे, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव अलील। मेंडल को ये सब कुछ भी नहीं पता था, ये तो मेंडल ने हमें बताया है ना। उस टाइम कोई जीन अलील कुछ भी डिस्कवर हुआ था। मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 2 पी प्लांट्स लिए जो बिल्कुल सेम थे। वो जो 7 कैरेक्टर्स हैं उनको दिमाग में रखकर 6 कैरेक्टर्स के ट्रेट्स सेम थे। यानी फॉर एग्जाम्पल दोनों की राउंड सीड्स थी, दोनों के वॉयलेट कलर के फ्लावर थे, दोनों का लेट्स से पॉड इन्फ्लेटेड था। सारे कैरेक्टर्स के जो ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स हैं वो सेम थे दोनों पी प्लांट्स में, एक्सेप्ट 1 कैरेक्टर, दैट इज प्लांट हाइट। एक बहुत टॉल था, टॉल मतलब 6 to 7 फीट इन हाइट, और एक डॉर्फ था यानी करीब 1 फीट का हाइट में। तो 6 फीट, अगर 6 फीट मतलब एक ह्यूमन, लाइक आई एम नॉट 6 फीट, 6 फीट यू नो, 6 फीट ह्यूमन की हाइट ले लीजिए और एक 1 फुट का ह्यूमन, इतना डिफरेंस था। तो बड़ा क्लियरली विजिबल था कि कौन सा टॉल प्लांट है और कौन सा डॉर्फ प्लांट है। सो दैट मीन्स उन्होंने फिर क्या किया, उनका क्रॉस करवाया। तो बाकी सारे जीन्स सेम है दोनों में, तभी कैरेक्टर सेम, फिनोटाइप सेम आ रहा है, बट एक डिफरेंट है, वो फिनोटाइप डिफरेंट है, वो ट्रेट डिफरेंट है दोनों प्लांट्स में। यानी अगर हम इस तरह का क्रॉस करवाएंगे तो हमें उस पर्टिकुलर जीन, वो सिंगल जीन, वो एक जीन जो इस एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसके इनहेरिटेंस के बारे में पता चलेगा। इसी को कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। सो इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। या तो आप ऐसा बोल दो या आप ऐसा बोल दीजिए, 1 कैरेक्टर मतलब 1 पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिंग ट्रेट्स या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ अ कैरेक्टर। आप ऐसा भी बोल सकते हो। एक कैरेक्टर को स्टडी करने का मतलब हमने प्लांट्स कैसे लिए हैं जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाले हैं, तो आप कैसे भी बोल सकते हैं। ऑलराइट, तो ये दोनों डेफिनेशंस मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि दोनों तरह से बुक्स में लिखा होता है। सो इट इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ, कि कैसे वो एक जीन इनहेरिट होता है, ये वो देखना चाहते थे। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल पेयर ऑफ contrasting trait of a character at a time. This is called inheritance of 1 gene. So एक कैरेक्टर को एक समय पर स्टडी करना, this is called the inheritance of 1 gene. अब इसके लिए जो क्रॉस होगा वो नेचुरली कैसा क्रॉस होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी है मोनो हाइब्रिड, मोनो मीन सिंगल। यहां पर हम 2 ऐसे प्लांट्स ले रहे हैं या कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, हम मेंडल की बात कर रहे हैं इसलिए मैं पी प्लांट का एग्जांपल ले रही हूं। 2 ऐसे पी प्लांट who are same, which are same in all characters except for 1,
और मेंडल ने सबसे पहले टॉल एंड डॉर्फ पे स्टडी किया था। तो यानी मेंडल ने क्या परफॉर्म किया? फॉर दिस टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ही परफॉर्म्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अब मैं दोबारा डेफिनेशन नहीं लिख रही हूं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स which are similar except for one character. Yeah, let me write. Cross between two organisms. यहां पर वो pea plants हैं, two organisms which are similar to each other except for one character. और ये जो कैरेक्टर है ये ऑल्टरनेटिंग फॉर्म्स में मिलता है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस सबसे पहले करवाया मेंडल ने टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। अब पहले हम मेंडेलियन क्रॉस देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि उससे कैसे, आपको याद है हमने पढ़ा था कि मेंडल ने क्या किया था जब क्रॉस करवाया था, जो भी रिजल्ट्स मिले थे उनसे कुछ थ्योरी इवॉल्व करने की कोशिश की थी, कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश की थी। तो वही हम देखेंगे कि कैसे उनका क्रॉस क्या था, उन्होंने क्या किया, उसमें उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की और उसके बेसिस पे उन्होंने हमें क्या क्या पॉइंट्स प्रोवाइड करवाए। राइट, सो लेट्स रीड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी अ क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स विच आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट वन कैरेक्टर विच इज हाइट ऑफ द प्लांट। तो मेंडल ने जो लिया, क्या लिया उन्होंने प्योर ब्रीडिंग या प्योर लाइन, अब हम प्योर ब्रीडिंग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्योर ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट लिया, प्योर ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट लिया और इसे उन्होंने क्रॉस करवाया एक प्योर ब्रीडिंग डॉर्फ पी प्लांट के साथ। अब स्टूडेंट्स, आज हमें पता है कि एक जीन है, दो अलील है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रेसेसिव, पर मेंडल को यह सब कुछ नहीं पता था। मेंडल ने तो बस क्या किया, एक मटर का पेड़ लिया जो लंबा था 6-7 फीट का और एक छोटा था 1 फीट का, और उन दोनों में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दिया, वही इमैस्कुलेशन और बैगिंग कर कर। राइट, तो आज हमें पता है, मेंडल को कुछ भी नहीं पता था। आज हमें पता है कि ये प्योर लाइन टॉल मतलब कैपिटल टी होगा और ये रेसेसिव स्मॉल टी होगा। मेंडल को कुछ नहीं पता, मेंडल ने तो बस 2 ऐसे पेड़ लिए और उनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा दिया। ठीक है, अब जब उन्होंने ये फर्टिलाइजेशन करवाया तो उन्होंने ये देखा कि जो नेक्स्ट जनरेशन मिली, इनसे इनका क्रॉस हुआ होगा, सीड्स मिली होंगी, उसको जर्मिनेट किया, वो बड़े हुए, तो उन्होंने देखा कि सारे पेड़ 6 से 7 फीट के थे। एक भी प्लांट 1 फीट का नहीं था या 2-3 फीट के, 5 फीट के नहीं, वो सारे के सारे जो उन्होंने टॉल पी प्लांट लिया था, मान लो अगर 7 फीट का लिया था तो सारे के सारे 7 फीट के ही थे। ये उन्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखने को मिला। तो जो नेक्स्ट जनरेशन थी, ये तो पेरेंट जनरेशन हो गई, लेट मी राइट हियर, हमें पता है ये पेरेंट जनरेशन है, मैं इधर लिख देती हूं पेरेंट जनरेशन। और जो नेक्स्ट जनरेशन उन्हें मिली, अभी हम बनाते हैं, उसे हम F1 कहेंगे, यानी कि हम इसका फुल फॉर्म पढ़ चुके हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, या फर्स्ट फिलियल का मतलब ही होता है फर्स्ट जनरेशन। उन्होंने इसमें ये देखा कि जितने भी प्लांट्स थे ऑल वर टॉल, जस्ट लाइक द टॉल पेरेंट। एक चीज और ऑब्जर्व करी, नन वर डॉर्फ, एक भी ऐसे ट्रेट का नहीं था, सारे के सारे ऐसे थे। तो उनको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने क्या किया, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस करे और कैरेक्टर्स के साथ, मतलब अब उन्होंने 2 ऐसे पी प्लांट्स लिए जिनका सब कुछ सेम था, इवन हाइट भी सेम थी, बट सीड का शेप अलग था, एक राउंड थी एक रिंकल्ड थी। फिर उन्होंने ऐसे ही एक प्योर लाइन राउंड सीड वाली ली, एक प्योर लाइन रिंकल्ड सीड वाला प्लांट लिया, दोनों को क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन करवाया। फिर उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट जनरेशन मिली वो सारे के सारे राउंड सीड वाले थे।
फिर उन्होंने तीसरे कैरेक्टर के साथ किया, ऐसे उन्होंने सातों कैरेक्टर के साथ ये किया और उन्होंने ये देखा कि ये करने के बाद कि F1 में फर्स्ट जनरेशन में जितने भी प्लांट्स हैं वो एक पेरेंट को रिजेंबल करते हैं और दूसरा जो पेरेंटल ट्रेट है वो आया ही नहीं है। तब तक उन्हें नहीं पता था डोमिनेंट रिसेसिव, प्लीज नोट, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, उन्हें तो सिर्फ जो दिखाई दे रहा है उससे फिर वो अपने प्रिंसिपल्स बनाएंगे, ठीक है। तो एक तो उन्होंने ये देखा ऑल वर टॉल नन वर डॉर्फ, और फिर जब उन्होंने और कैरेक्टर्स पर भी इस तरह के क्रॉसेस कराए तो उन्होंने ये देखा कि F1 प्लांट्स रिजेंबल्ड ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स, एक ही पेरेंट को रिजेंबल करते हैं। ये 3 फाइंडिंग्स उन्हें मिली, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कैसे होगा, बट ये उन्हें मिला। अब उन्होंने 2 F1 के प्लांट्स को सेल्फिंग कराई और जब उन्होंने सेल्फिंग कराई तो उन्हें क्या मिली होगी, सेकेंड जनरेशन F2, या हम इसे कह सकते हैं सेकेंड फिलियल यानी सेकेंड जनरेशन, ये उन्हें मिली, ठीक है। इसमें उन्हें फिर 3 बातें पता चली। उन्होंने क्या किया, ये जो 2 टॉल वाले प्लांट्स हैं इनको सेल्फ पॉलिनेट करवाया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया, तो उसमें उन्हें सेल्फिंग कराई तो उन्हें क्या मिला, 3 ऑब्जर्वेशंस मिली। पहली ऑब्जर्वेशन जो नेक्स्ट जनरेशन मिली, मैं एक काम करती हूं, ये शायद आपको दिखेगा नहीं, सो मैं इसके पॉइंट्स इधर लिख देती हूं। पहला ऑब्जर्वेशन, ये F2 के ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस इन F2। बड़ा सरप्राइजिंगली स्टूडेंट्स, दोनों टॉल थे, पर जब नेक्स्ट जनरेशन, जब वो सीड्स हुई और सीड्स को जर्मिनेट किया तो उन्होंने देखा कि अब 3/4 प्लांट्स जो हैं वो तो टॉल है और 1/4 जो है वो डॉर्फ है। यानी अगर 4 पेड़ बने तो उन 4 में से 3 तो टॉल थे और 1 डॉर्फ भी था। F1 में तो डॉर्फ था ही नहीं, F1 में तो ये वाला पेरेंट का ट्रेट आया ही नहीं था, लेकिन F2 में आ गया। तो उनको F2 में क्या दिखा, पहला तो उन्हें ये दिखा बोथ टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड। बड़ा सरप्राइजिंग लगा उनको, F1 में तो गायब ही हो गया था डॉर्फ वाला, ये कहां से वापस आ गया। चलो और क्या दिखा, दूसरा उन्हें ये दिखा, फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें एक चीज और पता चली कि 4 में से 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है, ठीक है। तो प्रपोर्शन क्या मिला, प्रपोर्शन ऑफ 3 टॉल इज टू 1 डॉर्फ, दिस इज व्हाट ही ऑब्टेन्ड। उन्होंने फिर से जो दूसरे मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस कराए दूसरे कैरेक्टर्स पर, मतलब आपस से वही 2 पी प्लांट्स जो सेम थे, हाइट भी सेम थी, सब कुछ सेम था, पर राउंड सीड और रिंकल्ड सीड था। वहां सारी की सारी फर्स्ट जनरेशन कैसी मिली थी, राउंड सीड वाली मिली थी। फिर उन राउंड सीड वाले जो फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स थे उनकी सेल्फिंग कराई। फिर जो सेकेंड जनरेशन मिली उसमें फिर से 3 तो राउंड सीड वाले मिले और 1 रिंकल्ड सीड वाला आ गया, जो एक्चुअली फर्स्ट जनरेशन में गायब था। तो ऐसे उन्होंने सारे कैरेक्टर्स पे एक एक करके और सब पे देखा कि सब में जो फर्स्ट जनरेशन है वो सिर्फ एक पेरेंट टाइप को रिजेंबल करती है, और जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी सेकेंड जनरेशन है उसमें 3 प्लांट्स एक पेरेंट को रिजेंबल करते हैं और 1 प्लांट दूसरे पेरेंट को करता है। अब यहां 3 और 1 में आप ऐसा कंफ्यूज मत हो ना, आप ज्यादा प्लांट्स की सेल्फिंग कराओगे तो हो सकता है आपको ज्यादा प्लांट्स मिले, बट रेशियो यही था कि 3:1 का। अगर 3 सपोज अगर 100 प्लांट्स ऑब्टेन हुए तो 75 टॉल थे और 25 डॉर्फ थे, ये उनको रेशियो मिला 3:1 का सब में। तो ये भी उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये डॉर्फ कहां से आ गया, ये तो गायब हो गया था। एक चीज और उन्होंने ऑब्जर्व करी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है मेंडल की सक्सेस के रीजन, मैंने आपको बताया था ही वाज अ जीनियस, ही वाज वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट। उन्होंने एक चीज और नोटिस करी कि मेंडल के पहले थ्योरीज ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस था। उन्होंने देखा कि ये जो टॉल मिला सेकेंड जनरेशन में वो बिल्कुल पेरेंट जैसा टॉल था, वही 6-7 फीट का, और जो डॉर्फ मिला 4 में से 1/4 वो बिल्कुल पेरेंट जैसा डॉर्फ था यानी 1 फीट का। मतलब और भी सारे कैरेक्टर्स देखे, राउंड सीड बिल्कुल पेरेंट जैसी राउंड थी F2 में, F1 में भी F2 में भी,
और जो रिंकल्ड सीड थी वो बिल्कुल पेरेंट जैसी रिंकल्ड थी। तो उन्हें ये समझ में आया कि ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ब्लेंडिंग हो गई है नेक्स्ट जनरेशन में, कि पेड़ जो है उनकी इंटरमीडिएट हाइट हो गई हो, 3-4 फीट के हो गए हो, नहीं, या दोनों तरह के मिले और दोनों बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे थे। कोई मिक्सिंग अप, कोई ब्लेंडिंग अप, कोई इंटरमीडिएट ट्रेट्स नहीं मिले। ये और उन्होंने ऑब्जर्व किया सारे कैरेक्टर्स पर जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। ठीक है, तो थर्ड चीज उन्होंने क्या ऑब्जर्व करी, दैट बोथ टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स of F2 resembled पेरेंटल ट्रेट्स या पेरेंटल टाइप्स, बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे टॉल एंड डॉर्फ थे। एंड राइट, पेरेंटल आपको दिख रहा है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट मी डू वन थिंग, पेरेंटल टाइप्स एंड डिड नॉट शो ब्लेंडिंग। ये 3 ऑब्जर्वेशंस उन्होंने देखे। अब ये देखकर उन्होंने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर कोशिश करी कुछ थियोरेटिकल रिजल्ट निकालने की। तो उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, उस बेसिस पर उन्होंने इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उस बेसिस पर उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस दिए हमें। 3 हाइपोथेसिस कहते हैं, 3 पोस्ट्यूलेट्स, 3 जनरलाइजेशन। स्टूडेंट्स, मेंडल ने कोई लॉ, कोई नियम नहीं बनाया। मेंडल ने तो केवल जो रिजल्ट था उसका एक कंक्लूजन हमें दे दिया था। वो तो बाद में कार्ल कॉरेंस ने, जो पोस्ट मेंडलिज्म में जिन्होंने रीडिस्कवरी की थी इनके वर्क की, उन्होंने इनके जनरलाइजेशंस, इनके कंक्लूजन्स को लॉज के रूप में फ्रेम किया था, नियम के रूप में फ्रेम किया था। ऑलराइट, सो ऑन ऑल दीज बेसिस व्हाट मेंडल कंक्लूडेड, ही गेव अस 3 हाइपोथेसिस। एक्चुअली मेंडल ने 4 हाइपोथेसिस दी हैं, बट 3 हाइपोथेसिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर है और लास्ट वाली हाइपोथेसिस डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर है, जो हम कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। राइट, सो लेट मी राइट हियर दैट ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल gave 3 हाइपोथेसिस। इसको आप हाइपोथेसिस बोलो, इसको आप पोस्ट्यूलेट्स बोलिए, इनको आप जनरलाइजेशंस बोलिए, कंक्लूजन्स बोलिए, एक ही बात है। राइट, सो ही गेव 3 पोस्ट्यूलेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, which became 2 लॉज या फर्स्ट 2 लॉज ऑफ मेंडल। और किन्होंने इन्हें लॉज में फ्रेम किया था, बाय कार्ल कॉरेंस। आपको याद है जर्मनी के जिन्होंने मेज पे वर्क किया था, उन्होंने। राइट, तो फर्स्ट 2 लॉज इन 3 हाइपोथेसिस से बने, इस क्रॉस के बेसिस पर, इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। सबसे पहले फर्स्ट हाइपोथेसिस, hypothesis 1 is called postulate of paired unit factor। मतलब बड़ा सिंपल सा मतलब है, मेंडल को यह समझ में आया कि इन ऑब्जर्वेशन से कि हर कैरेक्टर एक किसी यूनिट से कंट्रोल हो रहा है। उस समय जीन वर्ड नहीं था, उन्होंने उसे फैक्टर कहा, कि किसी यूनिट से कंट्रोल हो रहा है, जिसे फैक्टर कहते हैं। और ये फैक्टर पेयर्स में होते हैं, यानी कि वो फैक्टर जो हाइट को कंट्रोल कर रहा है प्लांट की, वो इसमें अलग फैक्टर है, इसमें अलग फैक्टर है, इसीलिए ये टॉल है, इसीलिए ये डॉर्फ है। तो ये पहली हाइपोथेसिस थी। और सेकेंड हाइपोथेसिस भी मैं लिख देती हूं, दैट इज पोस्ट्यूलेट ऑफ डोमिनेंस। इन दोनों को मिलाकर कंबाइंडली पहला लॉ ऑफ मेंडल कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। इन दोनों को कंबाइन करके लॉ किसने बनाया, इसको कार्ल कॉरेंस ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस।
क्या क्या पॉइंट्स हो गए इसके? पहला पॉइंट तो मेंडल को ये समझ में आया कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय यूनिट, डिस्क्रीट यूनिट्स, कुछ स्पेसिफिक यूनिट है जो सिर्फ इसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। तो बाद में हमें पता चला ये जीन है, राइट, कॉल्ड फैक्टर। एक तो ये चीज। दूसरी, उन्होंने ये कहा कि ये फैक्टर हमेशा पेयर्स में होते हैं। द फैक्टर अकर्स इन पेयर्स। एक ये बात उन्होंने कह दी, ठीक है, जोड़े में होते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये कहा कि ये तो उनको समझ में आ गया कि ये पेयर्स में होते हैं, इसमें कुछ और फैक्टर है, इसमें कुछ और फैक्टर है, दो फैक्टर्स हैं और ये दोनों जो है ये मिलकर उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ ये जो पॉइंट है कि ऐसा क्या हुआ, यहां पे कुछ और फैक्टर है, आज हम जानते हैं डबल टी है, यहां कुछ और फैक्टर है, स्मॉल टी है, और जब ये पेरेंट में आए होंगे, अब समझिएगा स्टूडेंट्स, इसके जो गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स मतलब हाफ ऑफ द फैक्टर जाएगा, एक दो में से एक जाएगा, तो कैसे गैमीट्स बनेंगे? इस ये कैपिटल टी और कैपिटल टी बनाएगा, ये क्या बनाएगा गैमीट्स? स्मॉल टी और स्मॉल टी बनाएगा, ठीक है। अब क्या चांस है, मतलब इनमें मियोसिस हुआ होगा, राइट, सपोज ये जर्म सेल है, मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद में जो डॉटर सेल बनेगा उसमें ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर है, एक होमोलोगस एक गैमीट में जाएगा, एक होमोलोगस एक गैमीट में जाएगा, तो एक अलील एक में जाएगा, एक अलील एक में जाएगा, ऐसे ही यहां पर होगा, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सपोज ये मेल पेरेंट है, सपोज ये फीमेल फ्लावर की तरह, प्लांट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये पोलन ग्रेन्स हो गए, पोलन, और ये एग हो गए। अब फर्टिलाइजेशन तो रैंडम होता है, किसी के साथ भी मेटिंग हो सकती है। सपोज अगर इसकी मेटिंग इसके साथ हुई तो फर्स्ट जनरेशन में ये बना जाइगोट ऑर्गेनिज्म प्लांट, इसकी मेटिंग इसके साथ भी हो सकती है, इस वाले एग के साथ, तो ये बना। इसकी मेटिंग इसके साथ हो सकती है, कोई किसी के साथ भी मेट कर सकता है, इतना तो हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो सकती है, और ये इसके साथ भी कर सकता है। तो अगर फैक्टर दो ऑल्टरनेट फॉर्म्स में हैं और फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल हैं, इसका क्या मतलब है? ये टॉलनेस के लिए है अलील, ये डॉर्फनेस के लिए है, बट फर्स्ट जनरेशन में जब ये दोनों साथ आ गए तो सिर्फ टॉलनेस का ट्रेट एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब ये डोमिनेटिंग है। एक अलील दूसरे अलील को डोमिनेट कर रहा है, दूसरा अलील जो रेसेसिव है वो जब डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। क्लियर? तो उन्होंने ये कहा कि F1 जनरेशन में जो भी ट्रेट मिल रहा है, क्योंकि एक ही ट्रेट मिलेगा, उसका वाला जो फैक्टर है, उसका वाला जो अलील है, वो डोमिनेट करता है दूसरे अलील के ऊपर, राइट, डिसिमिलर में। सो द थर्ड पॉइंट दैट ही गेव इज दैट इन डिसिमिलर मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, जिसे अब हम अलील्स कहते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, द वन विच expresses itself is dominant and the other one which does not express itself is called recessive। तो ऐसे उन्होंने ये कहा कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबके लिए कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स हैं, सबके फैक्टर्स पेयर्स में होते हैं, और उनमें से जो फैक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अगर टॉलनेस एक्सप्रेस हो रही है, अगर सारे प्लांट्स टॉल हैं तो वो टॉलनेस वाला अलील फैक्टर डोमिनेंट है, और डॉर्फनेस वाला जो है वो कैसा है? रेसेसिव है। टॉलनेस वाले अलील की प्रेजेंस में वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। क्लियर? ऐसे ही अगर ये राउंड सीड है, ये रिंकल्ड सीड है, और मान लो अगर हमें फर्स्ट जनरेशन में सारे राउंड सीड्स मिली, मतलब जो राउंडनेस वाला अलील है वो डोमिनेंट है
और रिंकल्ड वाला रेसेसिव है। अगर सपोज यहां सारी रिंकल्ड मिलती तो रिंकल्ड वाला डोमिनेंट हो जाता। इस बेसिस पर फिर मेंडल ने बताया था कि इन 7 कैरेक्टर्स में से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है। तो डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण ही हमें पता चला कि फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे एक से फिनोटाइप वाले क्यों हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इस लॉ के कारण हमें एक और चीज पता चलती है, क्या, ये पॉइंट कि F2 में दोनों क्यों आ गए। आइए देखें। अब सपोज करो हम F2 बनाते हैं। अब ये हम सेल्फिंग कराते हैं इन दो की, किसी भी दो की करा सकते हो, ये पास पास में लिखा है तो मैं इनकी सेल्फिंग करा देती हूं। अब ये कैसा गैमीट प्रोड्यूस करेगा जब मियोसिस होगा, एक में कैपिटल T जाएगा और एक में स्मॉल t जाएगा। इसका भी ऐसे ही होगा, एक में कैपिटल T जाएगा, एक में स्मॉल t जाएगा। क्लियर। अब हमें इनकी क्या करानी है, सेल्फिंग करानी है। सेल्फिंग कराने के लिए ये जो तरीका है सेल्फिंग का, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स फोर्क लाइन मेथड। फोर्क्ड लाइन मेथड। हमने लाइंस खींच खींच कर इनके बीच में सेल्फिंग कराई है। अब हम जो मेथड यूज करेंगे वो पुन्नेट स्क्वायर करेंगे, और पुन्नेट स्क्वायर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, ब्रिटिश के जेनेटिसिस्ट हैं रेजिनॉल्ड सी पुन्नेट, उन्होंने इसे डिवाइस किया था। इसमें क्या करते हैं, जो मेल वाले गैमीट्स हैं उन्हें तो लिखते हैं टॉप हॉरिजॉन्टल रो में, और जो फीमेल वाले गैमीट्स हैं उन्हें लिखते हैं वर्टिकल, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम में। ये याद होना चाहिए। सपोज हम इसको मेल मान रहे हैं, इसको फीमेल मान रहे हैं, तो मेल के गैमीट्स क्या है, कैपिटल T और स्मॉल t। मैं पिंक से ही बना देती हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। और फीमेल के गैमीट्स कैसे हैं, अगेन वही सेम, कैपिटल T और स्मॉल t। क्लियर। अब हम इसका स्क्वायर बनाते हैं, पुन्नेट स्क्वायर ऐसे बनाते हैं। ये बना दिया, क्रॉस कराओ। इस इंडिविजुअल में अब 4 पॉसिबिलिटीज हैं, कैपिटल T एक साथ आ जाए। एक तो ये चांस है कि ये वाला पोलन और ये वाला एग फर्टिलाइज हो, या कैपिटल T इस स्मॉल t वाले पोलन के साथ फर्टिलाइज करे तो कैपिटल T और स्मॉल t आ जाए, या ये वाला पोलन इस वाले एग के साथ करे तो कैपिटल T स्मॉल t, हमेशा लिखा कैपिटल पहले जाता है, ये पॉसिबिलिटी है, या स्मॉल t ये वाले आपस में फर्टिलाइज कर जाएं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। ये F2 जनरेशन है। अब देखो, अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझ गए हैं तो ये कैसा होना चाहिए, टॉल। कैपिटल T ये तो है ही डोमिनेंट अलील, टॉल ही होगा। और किसको रिजेंबल कर रहा है, टॉल पेरेंट को। अच्छा, ये क्या होना चाहिए, स्मॉल t ये रेसेसिव है, पेरेंट की तरह है, डॉर्फ है। ये दोनों क्या होने चाहिए, अगर ये डोमिनेंस सही है जो मेंडल ने कंक्लूड किया था, तो जैसे ही ये डिसिमिलर अलील्स आए, स्मॉल t छुप जाएगा, कैपिटल T डोमिनेंट है तो ये भी टॉल होंगे। तो ये जो 3 है ये टॉल हो गए, these 3 are tall and this 1 is dwarf। तो अगर हम इसके फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, फिनोटिपिक रेशियो, तो वो क्या होगा, F2 में 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ, यही तो उन्होंने देखा था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस से के कारण एक तो F1 में सारे के सारे पेरेंट्स के जैसे हैं, एक पेरेंट के जैसे हैं, और इसी के कारण से F2 में हमको 3 टॉल और 1 डॉर्फ भी मिल रहा है, इसी कारण से, राइट। अच्छा, जीनोटिपिक रेशियो की अगर हम बात करें F2 में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, यहां आपको दिखेगा नहीं, आप एक काम करो, आप इसको इतना लिखिए, यहां पर पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस को लिखो, फिर हम उसको आगे ये क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो पॉइंट्स लिखते हैं। प्लीज नोट दिस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो समझ में आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस 2 हाइपोथेसिस से बना है। मेंडल ने तो ये 2 हाइपोथेसिस दी थी। पहली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर एंड फैक्टर अकर्स इन पेयर्स, सो पोस्टुलेट ऑफ पेयर्ड यूनिट फैक्टर। एंड पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस मतलब इन 2 में से एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है, डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा यानी दिखाई देगा, ट्रेड डोमिनेंट वाले का दिखाई देगा। अब ये क्या क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस explains what,
वेरी इजी, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये क्या एक्सप्लेन करता है, इट एक्सप्लेन्स एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पेरेंटल ट्रेट इन F1 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे तो फर्स्ट जनरेशन में हमें सिर्फ एक ही पेरेंटल टाइप मिलेगा। क्यों, वो हमने देख लिया, क्योंकि एक डोमिनेंट अलील है, दूसरा रेसेसिव है, और डोमिनेंट वाला रेसेसिव को छिपा देगा। दूसरा, इसी के कारण हमें एक और चीज समझ में आई, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ both parental traits in F2 generation of monohybrid cross। नेक्स्ट जनरेशन में दोनों वापस क्यों आ गए, क्योंकि एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है। ये डॉर्फ है, क्यों, क्योंकि यहां कोई डोमिनेंट नहीं है, तो यहां तो ये खुद का राजा है, पर जैसे ही डोमिनेंट वाला इसके साथ आता है ये छिप जाता है, राइट। तो F2 में दोनों आए, ये भी बताता है कि एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, प्लस 3:1 का प्रपोर्शन आया, ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस से। ये तो होगा ही डोमिनेंट, यहां पर डोमिनेंट क्योंकि एक अलील है तो ये दोनों भी डोमिनेंट हो गए, इसीलिए 3 डोमिनेंट है और एक 3 टॉल है और एक डॉर्फ है। तो तीसरी जो हमें इससे पता चलता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन proportion of 3:1 in F2 of monohybrid cross। ये भी इसी से पता चला है, राइट। तो ये तीनों ये पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है। और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अगर कोई आपसे रेशियो पूछेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो फिनोटिपिक रेशियो कितना हो गया है, F2 की बात कर रहे हैं। F1 में तो सारे ही टॉल हैं, डोमिनेंट ट्रेट के हैं, हम बात कर रहे हैं हमेशा रेशियोज सेकेंड जनरेशन के ही कैलकुलेट किए जाते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो यानी दिखाई देने वाला फिनोटिपिक रेशियो है 3:1, यानी 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है, राइट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है। मेंडल के अकॉर्डिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में 3:1 आता है, और जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, देखें, मेंडल को नहीं पता था ये सब, ये मेंडल ने हमें बताया है। देखो जीनोटाइप देखो, कैपिटल टी एक है, टॉल है, और कैपिटल टी है, डॉर्फ एक है, स्मॉल टी, और ये दोनों भी टॉल हैं। तो फिनोटिपिकली दिखने में तो ये इसी जैसे हैं, लेकिन जीनोटाइप तो अलग है, कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो जीनोटाइप हमें क्या मिला इसका, कैपिटल टी एक है, स्मॉल टी एक है, और कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, राइट। ये एक है, ये भी एक है। ये वाला जो कैपिटल टी है ये टॉल है, पर कैसा टॉल कहलाएगा, होमोजाइगस टॉल या प्योर टॉल, एक ही बात है। ये क्या कहलाएगा, इसको यहां लिख देती हूं मैं, होमोजाइगस या प्योर टॉल। ये कैसा है, ये डॉर्फ है, पर कैसा, प्योर या होमोजाइगस डॉर्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, समझना अच्छे से। और ये क्या कहलाएगा, ये भी टॉल है लेकिन होमोजाइगस नहीं, हेटेरोजाइगस टॉल। अब इसे इंप्योर टॉल नहीं बोलते हैं, इसे हाइब्रिड टॉल कहते हैं। ये हाइब्रिड है, मिक्सचर है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी का, बट है टॉल, राइट, ठीक है। तो हाइड्रोजाइगस और हाइब्रिड टॉल। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या मिला, 1:2:1। 1 is pure tall, 1 pure tall, then 2 hybrid tall,
एंड 1 प्योर डॉर्फ। ये जीनोटिपिक रेशियो है। बट फिनोटाइप अगर दिखने की बात करें तो ये तीनों टॉल हैं, 1 और ये 2, तो इसीलिए फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है, राइट। तो कुल मिलाकर मेंडल ने हमें ये समझाया कि F1 जनरेशन में जो भी ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करता है, एक ही ट्रेट एक्सप्रेस करता है, वो डोमिनेंट ट्रेट होता है। F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो मिलता है, वो 3 जो है वो डोमिनेंट ट्रेट को शो करेंगे और 1 जो है वो रेसेसिव ट्रेट को शो करेगा। क्लियर? इस लॉ ऑफ डोमिनेंस से हमें ये सब पता चला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो ऑफ दिस मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये तो हो गई 2 हाइपोथेसिस जिन्हें फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक्चुअली स्टूडेंट्स अगर आप विकिपीडिया या इंटरनेट पे देखोगे, जो आपको देख के टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, दैट इज व्हाई वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस को लॉ नहीं मानते हैं। जो अगले 2 लॉज में आपको पढ़ाऊंगी वो मेंडल के लॉज मानते हैं, इसको लॉ नहीं मानते हैं, इसको सिंपल पॉस्टुलेट ही माना जाता है। बट एनसीईआरटी में क्लियरली लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है तो हमें इसे लॉ मानना है, राइट। अब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, इसे क्यों लॉ नहीं माना गया है बाकी जगहों पे? क्योंकि इसके एक्सेप्शंस हैं। लॉ नियम तो तब मानते हैं जब हर केस में वो चीज फुल प्रूफ हो, उसका कोई भी एक्सेप्शन ना हो, तो उसे लॉ कहा जाता है। बट इनके एक्सेप्शंस हैं। अगर हम इसकी बात करें, मेंडल ने क्या कहा था कि हर फैक्टर, हर जीन के 2 अलील्स हैं, पेयर्स में रहता है। बट ऐसा नहीं होता। अगर हमारे ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप हमारा कैरेक्टर है, उसको गवर्न 3 अलील्स करते हैं, ना कि 2। रैबिट के स्किन कलर को 4 अलील्स गवर्न करते हैं। तो मल्टीपल एलिलिज्म कहते हैं, जिसे हम डिटेल में कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये वाला जो पॉस्ट्यूलेट है, दिस इज, इसका एक एक्सेप्शन है, या दिस इज ब्रोकन बाय, ऐसा भी कह सकते हो आप। इसका एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल एलिलिज्म। वी विल टॉक अबाउट इट। ह्यूमन ब्लड ग्रुप टिपिकल एग्जाम्पल है। और ऐसे ही जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये जो पॉस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस है, इसके भी 2 एक्सेप्शंस हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम देखेंगे, वहां पर कोई भी एलील मतलब पूरा डोमिनेंट नहीं होगा, हम पढ़ेंगे। और दूसरा को डोमिनेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से रट लेना, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज कंसिडर्ड अ लॉ। ये 3 उसकी फाइंडिंग्स हैं। वो क्या क्या एक्सप्लेन करता है वो हमने लिखा। फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने लिखा इसमें, और हमने साथ में लिखा कि इनके एक्सेप्शंस क्या हैं, मल्टीपल एलिलिज्म एंड इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। यू प्लीज नोट दिस पार्ट, राइट, एंड देन वील टॉक मोर। सो स्टूडेंट्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने फर्स्ट लॉ, मेंडल का फर्स्ट लॉ डिवाइज हुआ। उन्होंने तो 2 पॉस्टुलेट्स दिए थे, 2 हाइपोथेसिस दी थी। अब इन्हीं से सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल भी डिवाइज होता है, एंड दैट इज मेंडल की 3rd हाइपोथेसिस। और क्या मेंडल ने कंक्लूड किया, इसे फ्रेम किया गया। मेंडल ने तो इसे पॉस्ट्यूलेट ऑफ सेग्रीगेशन कहा था, बट इससे क्या डिवाइज हुआ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये मेंडल का सेकेंड लॉ है। ये भी कार्ल कॉरेंस ने ही दिया था। सारे लॉज को फ्रेम कार्ल कॉरेंस ने किया है, राइट। इसके और भी नाम है। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ, you can say purity of gamete, law of purity of gametes, या एक और नाम है इसका law of non mixing of alleles। ये तीनों नाम है। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट और लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील्स, ये भी किससे डिवाइज हुआ है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ही मेंडल ने ये कंक्लूजन दिया था, जो बाद में लॉ बना दिया गया कार्ल कॉरेंस के द्वारा। अब समझिएगा,
मेंडल ने एक तो ये देख लिया था कि फर्स्ट जनरेशन में तो सारे के सारे टॉल हैं और सेकेंड जनरेशन में 3 टॉल और 1 डॉर्फ है। उन्हें ये बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि ये डॉर्फ एक तो कहां से आ गया, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज उन्हें ये समझ में आया कि ये जो टॉल और डॉर्फ है F2 जनरेशन के, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह हैं, कोई भी मिक्सिंग या ब्लेंडिंग नहीं हुई है। इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब सपोज इस जनरेशन की बात करें या इसी जनरेशन की बात करें, जब गैमीट्स बने होंगे, मियोसिस हुआ है, तब स्टूडेंट्स आज आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि आज हम ये सब कुछ जानते हैं, आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, बट उस टाइम ये सब कुछ नहीं पता था। मेंडल ने ये कंक्लूड किया कि ये जो भी कैरेक्टर है उसे फैक्टर्स गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं। फैक्टर्स पेयर में रहते हैं, इसमें भी पेयर में है, इसमें भी पेयर में है, और ये जो पेयर है ये होमोजाइगस हो सकता है, सेम अलग अलग हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ये जब भी गैमीट बनेगा तो ये दोनों जब साथ में हैं तो ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, इनकी अपनी आइडेंटिटी है खुद की, और जैसे ही गैमीट बनेगा तो एक गैमीट में चला जाएगा, एक गैमीट में चला जाएगा। ऐसे ही ये एक गैमीट में चला गया, ये एक गैमीट में चला गया। यानी गैमीट में क्या 2 रहते हैं फैक्टर्स, अलील्स? नहीं, गैमीट में एक ही अलील रहता है। आपको याद है हेमीजाइगस कंडीशन। ऐसे ही जब ये F1 जनरेशन बनी और जब ये दोनों साथ आए तो भी ऐसा नहीं है कि ये आपस में मिक्स हो गए, ब्लेंड हो गए, नहीं, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी रखी। भले ही वो पेड़, वो प्लांट टॉल दिख रहा था, बट ऐसा नहीं है कि ये डॉर्फ वाला जो अलील है डॉर्फनेस के लिए वो मिक्स हो गया इस टॉल के साथ, नहीं, वो रहा, वो बेचारा दब गया, डर गया, उसको धमका दिया गया, वो डोमिनेंट था क्योंकि कैपिटल T, बट उसने अपनी आइडेंटिटी रखी, वो उसके साथ मिक्स नहीं हुआ, मिला नहीं, उसने हाथ नहीं मिलाया उसके साथ। और जब वापस इसमें मियोसिस हुआ, गैमीट्स बने, तो एक गैमीट में चला गया और एक चुपचाप रेसेसिव वाला दूसरे गैमीट में चला गया, और उसने वेट किया। अगर सपोज वो वापस कैपिटल T के साथ आया तो फिर वो दबा हुआ रहा, लेकिन फिर उसकी आइडेंटिटी है। इन वाले प्लांट्स में हेट्रोजाइगस टॉल में भी जब मियोसिस होगा और गैमीट्स बनेंगे तो फिर ये स्मॉल t वाला अगले उसमें चला जाएगा, गैमीट में खुद अकेला, वो मिक्स नहीं हो रहा है। और अगर उसको अपना साथी मिल गया, अगर इस डोमिनेंट से पीछा छूट गया, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। तो क्योंकि ये प्योर डॉर्फ F2 में मिला, जो गायब हो गया था F1 में, ये शो करता है कि जो रेसेसिव अलील है वो डोमिनेंट के साथ मिक्स नहीं हुआ, ब्लेंड नहीं हुआ, उसने अपनी आइडेंटिटी रखी, और जब गैमीट बना तो वो नेक्स्ट गैमीट में ट्रांसफर हुआ, और जहां उसको होमोजाइगस कंडीशन मिली, जहां उसको अपना साथी मिला, जहां उसका डोमिनेंट से पीछा छूटा, उसने अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर दिया। यानी वो डॉर्फनेस का जो ट्रेट है वो अपने साथ प्योरली था, उसने उसको मिक्स नहीं होने दिया टॉलनेस के साथ। आया समझ? तो F2 जनरेशन में प्योर डॉर्फ को देखकर, नॉन मिक्सिंग को देखकर मेंडल ने अपना थर्ड हाइपोथेसिस दिया। क्या था थर्ड हाइपोथेसिस? आइए देखें। मेंडल ने कहा कि द 2 फैक्टर्स, that means capital T and small t, dominant and recessive, the 2 factors of a character do not get mixed up or blend, do not get mixed up. यही तो हम कह रहे हैं, लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील्स। क्लियर? डू नॉट गेट मिक्स्ड अप। जब वो साथ में है, अलग अलग प्लांट्स में तो बात ही नहीं है, अगर वो साथ में है तो भी वो मिक्स नहीं होते हैं। दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, दोनों अपनी अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करे हुए हैं, राइट? नेक्स्ट, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, भले ही वो पेड़ अभी टॉल दिख रहा है, लेकिन रेसेसिव वाले ने, डॉर्फनेस वाले ने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किया हुआ है। ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दीज 2 फैक्टर्स, जो डोमिनेंट और रेसेसिव है, दीज 2 फैक्टर्स सेपरेट और सेग्रीगेट। इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दोनों अलील्स गैमीट फॉर्मेशन के टाइम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और गैमीट्स में चले जाते हैं इंडिपेंडेंटली। सेग्रीगेट from each other and goes to gamete। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्यों है? क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। नॉन मिक्सिंग क्यों है? क्योंकि ये मिक्स नहीं होते हैं। नाउ दैट मीन्स दैट इज गैमीट कंटेन्स,
तो गैमीट में क्या दोनों आ रहे हैं? नहीं, गैमीट में इन दो में से एक आएगा, राइट? सो गैमीट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द फैक्टर फ्रॉम पेयर, जोड़े में से एक ही आएगा, यानी गैमीट उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए क्या है? प्योर है। अगर गैमीट में कैपिटल टी आया है तो वो गैमीट टॉलनेस के लिए प्योर है, और अगर स्मॉल टी आया है तो डॉर्फनेस के लिए प्योर है। ये अलग बात है कि वो एक्सप्रेस होगा आगे कि नहीं होगा, बट वो प्योर रहेगा। जब भी उसको अपना जोड़ीदार वाला स्मॉल टी मिला तो वो एक्सप्रेस कर देगा। सो गैमीट इज प्योर फॉर अ ट्रेट। उस पर्टिकुलर फैक्टर के लिए वो जो भी ट्रेट एक्सप्रेस कर सकता है उसके लिए गैमीट हमेशा प्योर होता है। सो इस तरह से ये तीनों नाम आप इन 3 पॉइंट से समझ सकते हो। अब होमोजाइगस पेरेंट अगर है, अब पेरेंट कोई भी हो सकता है। जब आप F1 की सेल्फिंग करा रहे हो तो एक तरह से F2 के लिए वो पेरेंट हो गया, राइट? तो होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस कितने टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस होंगे होमोजाइगस से? दोनों कैपिटल टी है या दोनों स्मॉल टी है? तो जो गैमीट्स बनेंगे, एक गैमीट में कैपिटल टी, एक में कैपिटल टी, तो ये दोनों गैमीट्स एक से ही तो हैं। अलग अलग गैमीट है बट टाइप तो सेम है। जबकि अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट है, सपोज मैं यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दूं, तो जो गैमीट्स बनेंगे दो तरह के बनेंगे। एक गैमीट में डोमिनेंट अलील जाएगा, एक में रेसेसिव अलील जाएगा। बड़ा सिंपल है समझना। सो होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट, राइट? ये सब लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, कुछ भी रटना नहीं है। जबकि यहीं पर मैं लिखती हूं हेटेरोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स इन इक्वल प्रपोर्शन। आधों में कैपिटल टी चला जाएगा और आधे टाइप जो है वो स्मॉल टी वाले होंगे। क्लियर? इतना समझ में आया? तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ मेंडल है, बट वैसे इसे फर्स्ट लॉ मानते हैं क्योंकि इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये तो होता ही होता है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों अलील सेपरेट होते ही होते हैं और उनकी मिक्सिंग कभी नहीं होती। सो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये जो लॉ है दिस इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंडल की जो 4 हाइपोथेसिस हैं, जिनमें से 3 हम पढ़ चुके हैं, और जो 3 लॉज हैं जिसमें से हम 2 पढ़ चुके हैं, इनमें से सिर्फ एक यही लॉ है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और पॉइंट हम इसमें लिखते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में से क्या चीज है जो इसको प्रूव करती है? F2 में डॉर्फ प्लांट का आ जाना। हालांकि वो गायब हो गया था F1 में, डोमिनेंस के कारण, लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण वो गायब हो गया था, वो दिखाई नहीं दिया था। लेकिन फिर भी उस स्मॉल टी ने अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किया। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम वो कैपिटल टी से सेपरेट हुआ और दोबारा होमोजाइगस कंडीशन में उसने खुद को एक्सप्रेस कर दिया। सो द अपीयरेंस ऑफ प्योर डॉर्फ, द एक्सप्रेशन ऑफ प्योर डॉर्फ प्लांट in F2 generation proves this law, right? Although, so that means it reappeared, you can say it reappeared in F2 though not seen इन F1। फिर भी वो F2 में दिख गया। लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन क्वेश्चन है। क्लियर? सो दिस इज द सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमीट्स और नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील्स। यू प्लीज नोट दिस, देन वील रीड मोर। सो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का रफ करके दिखाया ताकि हम इन तीनों हाइपोथेसिस या जनरलाइजेशंस को और दोनों लॉज को समझ सकें कि मेंडल ने कैसे पता लगाया था। आइए अब हम थोड़ा सा नीटली इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बनाते हैं, क्योंकि ये स्कूल में आता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने लिए थे पहले
टॉल, प्योर टॉल, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ। एंड ये जो दोनों हैं इनका क्रॉस करवाएंगे, दिस इज द पी और पेरेंट जनरेशन, राइट। अब यहां पे गैमीट्स बनेंगे, यहां पे गैमीट्स बनेंगे, यहां पे एक ही तरह का गैमीट बनेगा। गैमीट्स तो दो हैं बट टाइप एक ही है, क्योंकि ये होमोजाइगस पेरेंट है, एक ही टाइप के गैमीट्स बनाएगा, ये भी एक ही टाइप के गैमीट्स बनाएगा, राइट। ये गैमीट्स हैं। अब इनकी क्रॉसिंग होगी फोर्क लाइन मेथड से, रैंडमली, रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक ये पॉसिबिलिटी है, ये इसके साथ भी हो सकता है, ये इसके साथ मीट कर सकता है, या ये इसके साथ फर्टिलाइज कर सकता है। इस मेथड को कहते हैं फोर्क्ड लाइन मेथड। और ये जो जनरेशन बनी है ये है F1 जनरेशन या फिलियल 1, और इसमें सभी कैसे हैं, ऑल टॉल, नो डॉर्फ, ऑल टॉल। बट कैसे, हेट्रोजाइगस टॉल है, अब हम जानते हैं हाइब्रिड टॉल है। अब इनमें से किसी भी दो की हम करवाएंगे सेल्फिंग। जब सेल्फिंग कराएंगे, पहले यहां पे भी गैमीट्स बनेंगे, यहां भी गैमीट्स बनेंगे। ये दो टाइप के गैमीट्स बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी दो टाइप के, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमीट्स बनेंगे, ठीक है। अब जब भी गैमीट बन रहा है तो जो दोनों दोनों अलील्स हैं, चाहे वो सेम अलील्स हो, चाहे वो डिफरेंट अलील्स हो, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी रिटेन की हुई है और वो सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं। याद है एनाफेज 1 मियोसिस 1 तभी हो रहा है ये सब कुछ, और दोनों अलग अलग गैमीट्स में चले जाते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। एनीवेज, अब हम जो इसका जब क्रॉस दिखाएंगे, ये इसके साथ कर सकता है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। आप चाहो तो फोर्क लाइन मेथड से भी बना सकते हो, बट F2 जनरेशन को हमेशा पुन्नेट स्क्वायर से बनाया जाता है। तो ये हमने पुन्नेट स्क्वायर बनाया, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। मेल के दो गैमीट्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले, और फीमेल के भी दो गैमीट्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब पुन्नेट स्क्वायर ऐसे बनाते हैं, अच्छे से देख लो आप, राइट। अब क्या हो सकता है, ये लाइन थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए अगर आपको नहीं दिखाई दे रही है शायद। तो अब कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस होंगे, कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, या इधर भी कैपिटल टी ये वाला और स्मॉल टी, और स्मॉल टी स्मॉल टी। जब आप कैपिटल टी स्मॉल टी लिख रहे हो तो आप कोई सा भी कलर आगे पीछे लिख सकते हो, बट कैपिटल टी स्मॉल टी जब दोनों अलग अलग हैं तो हमेशा कैपिटल वाले को पहले लिखते हैं, डोमिनेंट अलील को, और रेसेसिव को बाद में लिखते हैं। तो इस तरह से हमें क्या मिला, ये F2 जनरेशन है। इसमें हमें फिनोटिपिक रेशियो मिला था 3:1 का, यानी 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ दिखाई जो देंगे, राइट। और अगर हम जीनोटिपिक रेशियो की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो, वो हमें मिलता है 1:2:1 का, जिसमें से हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 1 प्योर टॉल है, 1 प्योर डॉर्फ है, और 2 हाइब्रिड टॉल है। 1:2:1, यू कैन राइट हियर ऑल्सो 1:2:1। ये दोनों रेशियोज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब यहां पर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको पढ़वा देती हूं, जिसपे बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। ये तो आपने खुद ही गैमीट्स बना लिया, आपको पता है कि गैमीट्स में एक अलील जाएगा, एक में एक अलील जाएगा। कई बार क्या होता है, बहुत लंबा सा क्वेश्चन आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लिखती हूं यहां, हाउ मेनी, ये तो मोनोहाइब्रिड है, एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो तो बड़ा आसान है। बट सपोज में ऐसा क्वेश्चन आए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर पॉसिबल इन फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है, पहली ऐसा कुछ आ जाए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन है XX, YY, WW, ZZ।
एक कंडीशन है एस 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 आर एस टी टी क्यू क्यू पी पी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए। यानी यहां पर हम 1 2 3 कैरेक्टर्स को पढ़ रहे हैं, हर कैरेक्टर को 2 2 अलील्स गवर्न कर रहे हैं। ऐसे यहां पर हम 1 2 3 4 कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, यहां भी हम 4 कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं। अब यहां कैसे गैमीट्स बनाओगे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वैसे तो आप बना सकते हो, पर उस जैसे ये ए बी और सी के साथ इनमें से एक आएगा हर गैमीट में, इनमें से एक आएगा, इनमें से एक आएगा, हर गैमीट में 3 3 अलील्स आएंगे, लेकिन वो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। कितने टाइप ऑफ गैमीट्स बनते हैं? टाइप ऑफ गैमीट्स इज इक्वल टू, टाइप नंबर नहीं, 2 to the power n, ये तो है इसका फॉर्मूला। अब यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, हेटेरोजाइगस। जैसे इसकी अगर हम बात करें, इसमें कितने तरह के गैमीट्स बन सकते हैं? इसमें कितने हेटेरोजाइगस पेयर है? एक भी नहीं, ये तो होमोजाइगस पेयर है, यानी n यहां पर क्या है? 0 है, एक भी नहीं है, 0 है। तो यहां पर कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे? इस पर्टिकुलर केस में कितने बनेंगे? 2 to the power 0, और किसी भी नंबर का टू द पावर 0 हमेशा 1 होता है, यानी 1 टाइप का गैमीट बनेगा। एक ही टाइप के तो बने स्टूडेंट्स, देखो कैपिटल टी। होमोजाइगस प्लांट हमने पढ़ा है, होमोजाइगस पेरेंट हमेशा एक ही टाइप के गैमीट्स बनाता है। ऐसे ही यहां पर भी देखो, यहां पर भी कितने हेटेरोजाइगस पेयर हैं? सेम 0। तो यहां भी कितने टाइप के गैमीट बनेंगे? वही सेम, एक टाइप, स्मॉल टी। अच्छा यहां देखते हैं, यहां बनाते हैं 2 to the power n इज इक्वल टू 2 to the power, कितने हेटेरोजाइगस पेयर हैं इसके, इसमें या इसमें भी? 1, एक है ना हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस पेयर है, 1 है, तो 2 to the power 1, मतलब 2 टाइप के गैमीट्स बनेंगे। बने तो है कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां भी देख लो 2 to the power 1, एक है हेटेरोजाइगस पेयर, यानी 2 टाइप्स के बने तो हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये फॉर्मूले से हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। करें सॉल्व, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो 2 to the power, कितने हेटेरोजाइगस पेयर है? ये हेटेरोजाइगस है 1, ये हेटेरोजाइगस है 2, ये है क्या हेटेरोजाइगस? नहीं, ये तो कैपिटल सी यानी होमोजाइगस है। तो हेटेरोजाइगस कितने हैं? 2। सो 2 to the power 2 और 2 2 जा 4, 4 टाइप के गैमीट्स पॉसिबल है। मैं भी बना के भी दिखाती हूं, चलो पहले बना के दिखा देती हूं। ए बी बी सी सी, देखो क्या क्या कंडीशन हो सकती है। ए इज बी और सी के साथ, ये एक टाइप का गैमीट हुआ। दूसरी कंडीशन, ये ए इस बी के साथ नहीं, इस वाले बी के साथ और सेम सी के साथ आ जाए। सो ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ठीक है। और क्या हो सकता है? अब ए तो आ गया, अब ये ए इस अच्छा ये ए इस कैपिटल बी और इस कैपिटल सी के साथ आ गया। यहां अच्छा इनमें से कोई भी आए तो कैपिटल सी ही आएगा। इनमें से कैपिटल ए पहला लिया है और एक में कैपिटल बी स्मॉल सी। अब दूसरी कंडीशन, अब चाहे ये इसके साथ अगर जुड़ता तो भी सेम कॉम्बिनेशन बनता। क्लियर? अब तीसरे टाइप का स्मॉल ए, यहां तो हमेशा सी ही आएगा। यहां स्मॉल ए लिया, अब ये स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी आ सकता है, स्मॉल बी के साथ भी आ सकता है। ऐसे ही अगर आप बी लोगे तो ये बी जो है ये सी के साथ आएगा। देखो अभी बी जो है ये सी के साथ आएगा, ठीक है, सेम। और या तो कैपिटल ए के साथ या स्मॉल ए के साथ आ जाएगा, ठीक है। अब और क्या हो सकता है? अगर स्मॉल बी की बात करें, कैपिटल सी तो दोनों में ही आएगा, या तो कैपिटल ए के साथ आ जाएगा या स्मॉल ए के साथ आ जाएगा। अब देखो ये कॉम्बिनेशन तो यही वाला है, टाइप एक ही है। अच्छा ये कॉम्बिनेशन यही वाला है, ये कॉम्बिनेशन यही वाला है, ये कॉम्बिनेशन यही वाला है। मैं तो आपको बना के दिखा रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो कुल मिला के गैमीट्स कितने टाइप के पॉसिबल है? 4 टाइप्स के। हमने तो डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। बहुत क्वेश्चन आता है इसलिए हम इसको फॉर्मूले को लर्न करना है। अब इधर देखें कितने हेटेरोजाइगस पेयर हैं। देखो ये हेटेरोजाइगस है 1 पेयर,
2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 2 to the power 4 कितना होता है? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 टाइप के। अब आपको घर पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करना है इसके गैमीट्स बनाते हुए, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। इसको देखें, ये होमोजाइगस है, होमोजाइगस इनको कैलकुलेट एन में इसको नहीं मानते हैं, सिर्फ एक ही है हेट्रोजाइगस 2 to the power 1। सिर्फ 2 टाइप के गैमीट्स पॉसिबल हैं। बड़ा सिंपल है, कोई भी गैमीट बने एस टी और क्यू तो कॉमन ही रहेगा, एक में कैपिटल पी आ जाएगा, एक में स्मॉल पी, 2 ही टाइप के तो बन रहे हैं। तो बड़ा आसान है, सिर्फ हेट्रोजाइगस पेयर का नंबर कैलकुलेट करो और उसको 2 to the power n कर दो। एक और इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर पॉसिबल इन ए बी सी क्रॉस्ड विथ, दिस इज नॉट एक्स, इसको हमने क्रॉस किया, ये कोई प्लांट है, इसको हमने क्रॉस किया ए बी सी में, एक और ले लेती हूं डी डी, कैपिटल डी, इसके साथ अगर क्रॉस किया तो कितने टाइप के पॉसिबल है? स्टूडेंट्स जब हम इन्हें क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा? ए ए, बी बी, सी सी, डी डी। वापस वहीं आ गए, अब गिन लो कितने हेट्रोजाइगस पेयर हैं? 1 और 2। तो गैमीट्स कितने टाइप के पॉसिबल हैं? 2 to the power 2 यानी 4। बड़ा सिंपल है, कोई भी गैमीट बनेगा कैपिटल ए और कैपिटल डी तो होगा ही होगा, ठीक है। एक में कैपिटल बी कैपिटल सी आ जाएगा, एक में कैपिटल बी स्मॉल सी आ जाएगा, एक में स्मॉल बी कैपिटल सी आ जाएगा और एक में स्मॉल बी स्मॉल सी आ जाएगा। ए और डी तो रहेगा ही, दोनों में कैपिटल कैपिटल, तो 4 टाइप के तो पॉसिबल हुए, हमने डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लिए। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टाइप ऑफ गैमीट्स को पता करने का। और इस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने 3 हाइपोथेसिस दिए। पहला हाइपोथेसिस ऑफ paired unit factor, that means each character is controlled by a discrete unit called factor and the factor appears in pairs. इसका exception है multiple allelism. Second hypothesis is of dominance. इसका मतलब होता है कि F1 generation में all the plants will be of one parental type. In the second generation, both parental traits will reappear in the ratio of 3:1. इसके according डिसिमिलर पेयर में जो अपने आप को द वन allele, the one factor which is able to express itself phenotypically is the dominant and the one which is not expressing is the recessive. लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस या उसको ब्रेक किया है कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। थर्ड हाइपोथेसिस जो है वो है जिसे अब लॉ बना दिया है, तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स या लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ अलील्स। इसके अकॉर्डिंग दोनों फैक्टर्स ऑफ अ पेयर यानी दोनों अलील्स कभी मिक्स नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी एंड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। मियोसिस 1 एनाफेज 1 में जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट होते हैं, they segregate from each other and then they are transferred to the gamete. So gamete contains only one of the pair. Gamete is pure for that trait. There is no mixing of alleles. Homozygous parent एक ही टाइप का गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, हेट्रोजाइगस पेरेंट्स 2 टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ऑफ कोर्स ये भी हेट्रोजाइगस पेरेंट्स है बट ये 16 टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस कर रहा है, पर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो एक ही कैरेक्टर है जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स का है। तो मेंडल के जितने भी पॉइंट्स हैं वो किस पर बेस्ड है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 3 हाइपोथेसिस और 2 लॉज हमें मिले थे। डाईहाइब्रिड की बात नहीं करी, मेंडल के 3rd लॉ की बात नहीं करी, 4th हाइपोथेसिस की बात नहीं करी है, वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, आज तो हम जानते हैं ये रेशियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 3:1 फिनोटिपिक, 1:2:1 जीनोटिपिक। आज तो हम जानते हैं कि इन 3 में से एक प्योर टॉल है और 2 हाइब्रिड टॉल है, बट मेंडल को तो ये सब कुछ नहीं पता था। तो मेंडल ने कैसे पता किया? मेंडल को तो बस इतना दिख रहा है कि F2 जनरेशन में 3 पेड़ लंबे हैं 6-7 फीट के और एक छोटा है 1 फीट का, उनको सिर्फ इतना दिख रहा है। फिनोटिपिक रेशियो तक तो मेंडल लिख सकते थे 3:1, बट 1:2:1 मेंडल को नहीं पता। ये कैसे पता करोगे कि वो टॉल वाला जो है वो कैपिटल टी है या वो कैपिटल टी स्मॉल टी है? ये कैसे टेस्ट करोगे आप? तो अगर आपको जीनोटाइप नहीं पता और आप पता करना चाहते हो
तो उसके लिए कोई टेस्ट लगाना पड़ेगा, तभी पता कर सकते हो, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा है कुछ भी, अंदर घुस के जीन के क्रोमोसोम के अंदर तो अपन देखेंगे नहीं। इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस। मेंडल वॉज जीनियस, एब्सोल्यूट जीनियस। मेंडल ने सिर्फ पेड़ को देखकर, सिर्फ जो दिखाई दे रहा है बाहर से, उन्हें देखकर बताया था कि कौन सा होमोजाइगस होगा और कौन सा हेट्रोजाइगस होगा। टेस्ट किया था उन्होंने जीनोटाइप, फिनोटाइप तो डोमिनेंट है, दिखने में तो डोमिनेंट ट्रेट है वो, बट उसका जीनोटाइप क्या है वो अननोन है। तो उसे टेस्ट करा था टेस्ट क्रॉस के थ्रू, उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। वी विल टॉक अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेलिज्म. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.